देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने मोलर चालकता के बारे में पढ़ा और किस तरीके से सांद्रता में परिवर्तन करने पर मोलर चालकता में परिवर्तन होता है उस पर हमने बात की। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में एवं वैद्युत अपघटन के बारे में। देखिए बच्चों, वैद्युत अपघटनीय सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत अपघटनीय सेल, देखिए बच्चों क्या होते हैं। वह सेल जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाह्य विभव लगाया जाता है। देखिए बच्चों, इन सेलों की अगर हम लोग बात करें तो इन सेलों में जो रासायनिक अभिक्रिया है या जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उनको करवाने के लिए हमें बाहर से विभव लगाना पड़ता है। कहने का मतलब है बाह्य विभव लगाना पड़ता है। आगे देखिए, वैद्युत रासायनिक प्रक्रम प्रयोगशालाओं एवं रासायनिक उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी और ये जो वैद्युत रासायनिक प्रक्रम होते हैं ये प्रयोगशालाओं में और रासायनिक उद्योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उन उद्योगों के लिए। आगे देखिए, वैद्युत अपघटनीय सेल में एक पात्र में दो धातु इलेक्ट्रोड लगाकर एक विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाता है। देखिए बच्चों क्या होता है विद्युत अपघटनीय सेल में, इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और उस पात्र में भर देते हैं विद्युत अपघट्य का विलयन। क्लियर है। अब देखिए, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़कर, देखिए बैटरी से क्यों जोड़ा भाई, हमें बाह्य विभव लगाना पड़ेगा ना, तो हमने किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़कर दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें जब हम लोग बाह्य विभव लगाते हैं तो एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। आगे देखिए, इस सेल में एनोड धनावेशित तथा कैथोड कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। क्लियर है। आगे देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। देखिए बच्चों क्या होगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं वो विपरीत आवेशित पोल की तरफ जाते हैं या विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। कहने का मतलब है जो धनावेश होंगे, जो पॉजिटिव आयन होंगे वो जाएंगे कैथोड की तरफ और जो ऋणावेश होंगे यानी जो नेगेटिव आयन होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ। तो देखिए क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन जाते हैं कैथोड की ओर, ठीक है, और ऋणायन जाते हैं एनोड की ओर। क्लियर है। अब देखिए हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। देखिए बच्चों, उदाहरण से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ा था। देखिए बच्चों, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विद्युत रासायनिक सेल और दूसरे होते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत रासायनिक सेल हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई, जब हम लोगों ने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरुआत में ही हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज वैद्युत अपघटनीय सेलों के बारे में। देखिए बच्चों, अगर विद्युत रासायनिक सेलों की बात की जाए तो विद्युत रासायनिक सेलों में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये इन दोनों में क्या हो गया, एक अंतर हो गया। अगर वहां पे हम लोग बात करें विद्युत रासायनिक सेलों की तो विद्युत रासायनिक सेलों में जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता था। कैसा होता था, एनोड ऋणावेशित होता था और कैथोड धनावेशित होता था। लेकिन अगर हम विद्युत अपघटनीय सेलों की बात करें तो यहाँ पे एनोड तो होता है धनावेशित और कैथोड होता है ऋणावेशित। तो ये हमारे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेलों में कुछ अंतर है जो हमें पता होना बहुत ही क्या है, जरूरी है।
आज हम लोग बात कर रहे हैं वैद्युत अपघटनीय सेलों के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं और किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है। देखिए, इनके निर्माण के लिए क्या होता है, एक पात्र होता है और एक पात्र में धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। क्लियर है? अरे भाई, एक पात्र है और एक पात्र में धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं और उस पात्र में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ होता है। क्लियर है? और आगे से बाहर की तरफ दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर किसी बैटरी से बाह्य विभव वहां पे लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या होगा, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग एक बार उदाहरण पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है। सरलतम वैद्युत अपघटनीय सेलों में से एक में, यानी हम सबसे सरल जो वैद्युत अपघटनीय सेल है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 2 कॉपर इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। देखिए वापस, जो हम सबसे सरल प्रकार के वैद्युत अपघटनीय सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं जो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबे रहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो Cu+2 आयन, देखिए जो विलयन में Cu+2 आयन है वो देखिए क्या होगा, Cu+2 आयन कैथोड यानी ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड है कैथोड उस पर विसर्जित होते हैं तथा निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, जो Cu+2 आयन है, +2 आयन है, धनावेशित आयन है, धनावेशित आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या अभिक्रिया होगी, Cu+2 जो हमारे जलीय विलयन में Cu+2 आयन है, कहने का मतलब है जलीय विलयन से तात्पर्य है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो जो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जो Cu+2 आयन है वो कैथोड पर जाएंगे। क्लियर है? अब कैथोड पे जाके ये क्या ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और लीजिए कॉपर में बदल जाएंगे, कॉपर धातु में बदल जाएंगे और कैथोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे। आगे देखिए, कॉपर धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। अभी बताया मैंने कि कॉपर धातु कैथोड पे क्या हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी। आगे देखिए, एनोड पर कॉपर धातु Cu+2 आयनों में बदल जाती है। अब देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, जो कॉपर धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और Cu+2 में बदल जाती है। आगे देखो, अब यहाँ पे देखिए निम्न अभिक्रिया होती है, एनोड की अभिक्रिया देखिए, ये कॉपर है, धातु है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, लीजिए कन्वर्ट हो गई Cu+2 में। ठीक है? अब देखिए क्या होता है, इस प्रकार कॉपर एनोड पर ऑक्सीकृत होती है तथा कैथोड पर अपचयित होता है। जो कॉपर है उसका एनोड पर तो ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और देखिए इस प्रक्रिया का उपयोग औद्योगिक प्रक्रम में किया जाता है। देखिए बच्चों, जितने भी हमारे औद्योगिक प्रक्रम है जहाँ पे अशुद्ध धातु से शुद्ध धातुएं प्राप्त की जाती है तो वहाँ पे इस प्रक्रिया को काम में लेते हैं। तो देखिए वहाँ क्या किया जाता है, जहाँ पर शुद्ध कॉपर को, देखिए जहां पर अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदला जाता है, देखिए वहां क्या किया जाता है, अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदला जाता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है औद्योगिक प्रक्रम में अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को काम में लेते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई। आगे देखिए, आगे क्या है, इस प्रक्रिया में अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है। देखिए बच्चों, अशुद्ध जो हमारा कॉपर है उसका तो बनाया जाएगा एनोड और शुद्ध कॉपर का क्या बनाया जाएगा, कैथोड। ठीक है? इस प्रक्रिया में अशुद्ध कॉपर को एनोड बनाया जाता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलीन होता है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जो जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट का उसमें विलीन हो जाता है और जो शुद्ध कॉपर है वो कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। कहने का मतलब है कैथोड पे जाके इकट्ठी हो जाती है। तो ये हम लोगों ने वैद्युत अपघटनीय सेलों की बात कर ली। आगे देखिए, आगे क्या है, अब हम बात करेंगे वैद्युत अपघटन के बारे में कि देखिए वैद्युत अपघटन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वह प्रक्रिया
जिसमें वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उपापचयी अभिक्रिया होती है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वहां पे उपापचयी अभिक्रिया होती है, कहने का मतलब है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों को सबको पता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। और देखिए वैद्युत अपघटन में क्या होता है, जो हमारा वैद्युत अपघट्य होता है उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष के बारे में। देखिए बच्चों, माइकल फैराडे, एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे फैराडे, माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघट्यों की गलित अवस्था तथा इनके विलयनों के वैद्युत अपघटन के अध्ययन के प्रायोगिक परिणामों के आधार पर 1833 और 34 में वैद्युत अपघटन का मात्रात्मक विवरण दिया। देखिए बच्चों, फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसका मात्रात्मक विवरण दिया, जिन्हें फैराडे के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम फैराडे के नियम कहते हैं। तो देखिए अब हम आगे फैराडे के नियम पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो पहला है इसमें फैराडे का प्रथम नियम। सबसे पहले हम फैराडे के प्रथम नियम पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, विद्युत द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य, जो वैद्युत अपघट्य है वो विलयन अवस्था में भी हो सकता है या गलित अवस्था में भी हो सकता है। तो वापस देखिए, विद्युत द्वारा वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात निक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है किसी भी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वो सीधा सीधा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आगे देखिए हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, मानव प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश क्या है, Q है। भाई जो विद्युत धारा विलयन में प्रवाहित की जा रही है उसका आवेश हम लोग मान लेते हैं Q है, तथा इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा कैपिटल W है। ठीक है, यानी जो विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है उसका आवेश हमने मान लिया कैपिटल Q। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा है कैपिटल W, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, W यानी पदार्थ की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कहने का मतलब है पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के आवेश के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है Q बराबर I/T। भाई जो विद्युत धारा पर जो आवेश है, प्रवाहित विद्युत धारा पे जो आवेश है वो जो धारा है एम्पियर में गुणा समय के क्या होती है, बराबर होती है। I क्या है, यहाँ पे धारा है बच्चों, देखिए I धारा है एम्पियर में और T क्या है, सेकंड में समय है। तो Q बराबर IT होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ये W है वो किसके समानुपाती है, IT के। अब इस साइन को हटाएंगे, समानुपाती के इस चिन्ह को हटाएंगे तो लीजिए एक स्थिरांक आ गया Z। क्या आ गया, Z स्थिरांक आ गया। इस Z स्थिरांक को कहा जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। आगे देखिए, I मैंने आपको बता ही दिया, I धारा है एम्पियर में और T क्या है, समय, किस में, सेकंड में। तो ये हमने बात कर ली फैराडे के प्रथम नियम की। अब हम चलते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की तरफ कि फैराडे का दूसरा नियम क्या है। आगे देखिए, फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए बच्चों, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में विद्युत धारा की समान मात्रा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं
उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, और उन वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में हम लोग समान विद्युत धारा को समान मात्रा में और समान समय तक प्रवाहित करते हैं। तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वो सीधा सीधा रासायनिक तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। अभी जो रासायनिक तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं इसे दिखाया जाता है कैपिटल ई से। तुल्यांकी भार को किससे दिखाएंगे, कैपिटल ई से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो W है, W यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, वो सीधा सीधा समानुपाती है किसके, E के। E का मतलब है कि पदार्थ की मात्रा उसके जो तुल्यांकी भार है उसके समानुपाती है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, W/E बराबर क्या होगा, W/E एक क्या होगा, स्थिरांक होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। ये हम लोगों ने बात कर ली फैराडे के द्वितीय नियम की। आगे देखिए, ऑक्सीकरण एवं अपचयन के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों, ये पॉइंट ये बता रहा है कि मान लीजिए ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए, ठीक है भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए और अपचयन अभिक्रिया के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा है, यानी कितनी विद्युत धारा आवश्यक है, वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की स्टाइकोमेट्री के ऊपर निर्भर करती है। अब समझिए कैसे। देखिए, ये कोई अभिक्रिया है जिसमें Ag+, ठीक है, ये सिल्वर आयन है कोई, वो इलेक्ट्रॉन लेके बदल रहा है Ag में, सिल्वर में बदल रहा है, यानी अपचयन हो रहा है उसका। अब देखो, इस अभिक्रिया में सिल्वर आयनों के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अरे भाई आप लोग ध्यान से देखिए, कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब आगे देखिए, अब आप लोगों को पता है, देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। वापस देखिए बच्चों, हमारे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6021 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। अब हम लोग बात करें कि जो हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसे हम क्या करेंगे, आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर हमें आवेश निकालना है, तो लीजिए आवोगाद्रो संख्या से हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लीजिए कर दिया हम लोगों ने गुणा इसको। अब हमें पता है आवोगाद्रो संख्या का मान, आप लोगों को सबको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये आप लोगों को पता है। इससे हमने आवोगाद्रो संख्या, इसे हमने गुणा कर दिया इलेक्ट्रॉन पर आवेश से, कर दिया गुणा। लीजिए भाई, दोनों को जब गुणा किया हमारे पास निकल के आया 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, यानी हमारे पास ये निकल के आया 96,487 कूलम पर मोल। ठीक है, इस यूनिट को, इस पूरे को कहा जाता है 1 फैराडे, 1 फैराडे कहा जाता है। और फैराडे को F से भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से, यानी इसे बोल सकते हैं 1F। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है उसे हम क्या बोलते हैं, 1F बोलते हैं, यानी 1 फैराडे आवेश होता है। सामान्यतया गणना के लिए देखिए, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, कोई गणना करनी है, तो हम 1F को 96500 यानी 96,500 कूलम पर मोल के बराबर लेते हैं। यानी कैलकुलेशन के समय हम 96487 को लगभग बराबर मान लेते हैं किसके, 96500 के। यानी इस यूनिट को लेके हम गणना करते हैं, इससे हमारी जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, थोड़ी आसान हो जाती है। क्लियर है, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है,
अब हम निम्न इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। देखिए, दो अभिक्रियाएं हमें दी हुई है। निम्न इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रियाओं को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि इनमें हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने फैराडे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे Mg+2, ठीक है, और Mg+2 है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका अपचयन हो गया, ये बदल गया Mg में, ठीक है, यानी मैग्नीशियम का क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया। इसी तरीके से देखिए एल्यूमिनियम है, Al+3, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका अपचयन हो गया एल्यूमिनियम में। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कितने मोल आपको उनकी आवश्यकता हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो रही है, 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर है? तो देखिए, 1 मोल, ये 1 मोल है, यहाँ 1 है, ये 1 है, 1 मोल है। 1 मोल Mg+2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोल सकते हैं 2f। भाई, जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है उसे मैं क्या बोल सकती हूँ, 2f। यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा देती हूँ मैं आपको। जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है उसे मैं 2f लिख सकती हूँ, यानी Mg+2 के 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2f की, एवं एल्यूमिनियम +3 के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3f की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। भाई, इन दोनों अभिक्रियाओं से आपको और क्लियर हो गया होगा कि हमें कितने मोल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वैद्युत अपघटन के उत्पाद। हम लोग बात करेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद के बारे में। देखिए बच्चों, वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था, प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि वैद्युत अपघटन के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं, ठीक है, वो देखिए किस किस पर निर्भर कर रहे हैं। पहला, वो निर्भर कर रहे हैं पदार्थ की अवस्था पर। दूसरा, निर्भर कर रहे हैं प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर। तीसरा, निर्भर कर रहे हैं वैद्युत अपघटनीय सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीशीज पर। और चौथा, निर्भर कर रहे हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। यानी इन चारों पॉइंट पर, इन चारों कारकों पर वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। आगे देखिए, यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, देखिए बच्चों, अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड काम में लें, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। देखिए, यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो तो यह अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। देखिए बच्चों, जो अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया, गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों के लिए स्रोत का या सिंक का कार्य करते हैं। आगे देखो, यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील हो तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। क्लियर है? अरे भाई, इलेक्ट्रोड अगर अभिक्रियाशील हो तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। इस प्रकार अभिक्रियाशील एवं अक्रिय इलेक्ट्रोडों के लिए वैद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर अलग अलग प्रकार के हम लोग इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो बनने वाले उत्पाद भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कुछ वैद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि संभव होते हैं, परंतु गतिकीय रूप में इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है, जिसे कहा जाता है अधिविभव। क्या बोलते हैं, अधिविभव। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि कुछ रासायनिक प्रक्रम होते तो हैं, लेकिन गतिकीय रूप से इतने धीमे होते हैं, इतने स्लो प्रोसीजर में होते हैं कि निम्न विभव पर घटित होते हुए ये प्रतीत ही नहीं होते। तो अब क्या करना पड़ता है, इन पर हमें अधिविभव यानी अतिरिक्त विभव लगाना पड़ता है। आगे देखिए, उदाहरण देखिए, अब हम उदाहरण समझते हैं। देखिए बच्चों, गलित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम एवं एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में केवल
एक ही प्रकार के धनायन Na+ एवं एक ही प्रकार की ऋणायन Cl- है, जिनका क्रमशः अपचयन तथा ऑक्सीकरण होता है। देखिए बच्चों, वापस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्रव अवस्था में केवल एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं जिनका कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो देखिए कैथोड पे क्या होगा भाई, कैथोड पे क्या होगा, Na+ का अपचयन होगा, Na+ इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में बदल जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, देखिए बच्चों एनोड पे क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है Cl- आयन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग के क्लोरीन गैस के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है सोडियम का कैथोड पे हो रहा है क्या, अपचयन, और क्लोराइड जो आयन है उसका एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे देखिए, जब NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने बात की वो हम लोगों ने बात की है गलित NaCl की। कैसी NaCl की, गलित NaCl की, जहाँ पे हमें केवल कैथोड पे मिल रहा है सोडियम और एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके जलीय विलयन की। तो देखिए, जब NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 यानी क्लोरीन गैस तथा H2 उत्पाद भी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या उत्पाद बन रहे हैं, यहाँ पे NaOH बन रहा है, Cl2, H2 ये भी प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं, क्योंकि इसमें Na+ एवं Cl- के अतिरिक्त H+ एवं OH- आयन एवं विलायक के अणु यानी H2O भी उपस्थित होते हैं। क्लियर है। अतः कैथोड पर निम्न अभिक्रियाओं के मध्य अपचयन के लिए स्पर्धा होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो अभिक्रियाएं हो सकती है, Na+ इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट हो गया, यानी Na+ का क्या हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया, यानी ये अभिक्रिया भी हो सकती है वहां पे। इसके लिए E0 सेल का मान देखिए -2.71 वोल्ट, यानी इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है या मानक अपचयन विभव है उसका मान है -2.71 वोल्ट। ठीक है। दूसरी ये अभिक्रिया भी वहां पे हो सकती है, यानी H+ आयन का भी अपचयन हो सकता है। लीजिए भाई H+ आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में बदल गया ये, और इसके लिए जो E0 सेल है उसका मान 0 होता है। क्लियर है। अब देखिए कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अधिक E0 मान वाली अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, इन दोनों में से जिसके लिए E0 सेल का मान ज्यादा है वो अभिक्रिया कैथोड पे होती है। ठीक है, यानी कैथोड पर अधिक E0 मान वाली अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, अतः कैथोड पर निम्न अभिक्रिया होगी। तो इन दोनों में देखिए, इसका तो माइनस में है, इसका 0 है, तो कैथोड पे हमारी ये वाली अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब है कैथोड पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। आगे देखो, यहाँ H+ आयन जल के वियोजन से उत्पन्न होता है। अब देखिए जो H+ आयन मिल रहा है वो हमें किससे मिल रहा है, विलायक से मिल रहा है, जल से मिल रहा है। तो देखिए ये अभिक्रिया, देखिए ये भी होता है, यहाँ पे जल का अपघटन भी होता है, यानी H2O जल के अपघटन से बन गया H+ आयन और OH- आयन। तो हमारे कैथोड पे नेट अभिक्रिया क्या होगी, देखिए कैथोड पे नेट अभिक्रिया क्या होगी, हम इस तरीके से लिखेंगे। अरे भाई जो H+ आयन हमें मिल रहा है ना, वापस देखिए बच्चों, कैथोड पे जो ये H+ आयन की अभिक्रिया हो रही है, जो H+ का अपचयन हो रहा है, ये हमें जल से मिल रहा है। तो अब हमारी अभिक्रिया क्या होगी कैथोड पे नेट अभिक्रिया, देखिए ये अभिक्रिया होगी कैथोड पे, H2O इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, लीजिए भाई H2 गैस बन गई और OH- आयन बन गए। आगे देखिए, एनोड पर निम्नलिखित ऑक्सीकरण अभिक्रिया संभव है। अब एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है, देखिए Cl- और इससे बन गया हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए E0 सेल का मान देखिए क्या है, 1.36 वोल्ट है। समझ में आई। आगे देखिए 2H2O। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2H2O से O2 प्लस 4H प्लस और ये 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए E0 सेल का मान है 1.23 वोल्ट। कहने का मतलब है कि एनोड पे ये दोनों अभिक्रियाओं में से कोई सी भी अभिक्रियाएं हो सकती है। क्लियर है। अब आगे देखिए, एनोड पर
कम इनोड सेल वाली अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। भाई अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अब क्या होगी, स्पर्धा होगी, और एनोड पे दो अभिक्रियाएं हैं, उनके होने की संभावना है। लेकिन कौन सी अभिक्रिया होगी? तो देखिए, एनोड पर कम इनोड सेल वाली अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, अतः एनोड पर जल के ऑक्सीकरण को वरीयता मिलनी चाहिए। परंतु ऑक्सीजन की अधिविभव के कारण, अधिविभव का मतलब है ओवर पोटेंशियल के कारण, ऑक्सीजन की अधिविभव के कारण Cl- के ऑक्सीकरण को वरीयता प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने बात की कि एनोड पे ये अभिक्रिया भी हो सकती है, ये अभिक्रिया भी हो सकती है। अब भाई किसको वरीयता प्रदान करें, ये बात है। तो यहाँ पे वरीयता दी जाएगी इस अभिक्रिया को। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, Cl- के ऑक्सीकरण को वरीयता प्राप्त होती है, अतः समग्र अभिक्रिया को निम्न प्रकार से संक्षेपित किया जा सकता है। देखिए आगे, NaCl है, ठीक है, H2O में के ऊपर H2O में है, ये NaCl एक्वस फॉर्म में है। लीजिए इस तरीके से टूट गया Na प्लस Cl-। क्लियर है? अब देखिए, कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड पे अभिक्रिया होगी H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, लीजिए बन गया हाफ H2 प्लस OH-। ये हमारी कैथोड पे अभिक्रिया हो गई। और एनोड पे हमारी अभिक्रिया हो गई Cl- और इससे बन गया हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए कैथोड पे तो हमारी ये हाइड्रोजन गैस बन गई, एनोड पे क्लोरीन गैस बन गई है। क्लियर है? तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, कैथोड और एनोड की अभिक्रिया। आगे देखो, तो समग्र अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? NaCl प्लस H2O, तो क्या होगा, Na प्लस OH-, और ये लीजिए हाफ H2 और हाफ Cl2। क्लियर है? तो ये हमारी समग्र अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग बात करते हैं H2SO4 के बारे में, यानी हम अब H2SO4 के विघटन पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए बच्चों, H2SO4 के वैद्युत अपघटन में निम्न अभिक्रियाएं होती है। देखिए, 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए इनोड सेल है 1.23 वोल्ट। क्लियर है? तो ये हमारे H2SO4 के विद्युत अपघटन की पहली अभिक्रिया ये है। और दूसरी देखिए, यहाँ पे ये अभिक्रिया भी हो सकती है कि 2SO4-2 प्लस S2O8-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इनोड सेल है 1.96 वोल्ट। क्लियर है? अब H2SO4 के विघटन में दोनों में से कौन सी अभिक्रिया होगी, इस पे नजर डाल लेते हैं। देखिए, तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में प्रथम अभिक्रिया होती है, यानी अगर हम तनु H2SO4 का विघटन करें तो हमारी ये वाली अभिक्रिया होगी। देखिए बच्चों, ये वाली अभिक्रिया होगी। और सांद्र H2SO4 का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? द्वितीय अभिक्रिया होती है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वैद्युत अपघटन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैटरियों के बारे में कि बैटरियां क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।